तो चैप्टर 7 जो है, कंपनी एनालिसिस, बिजनेस एंड गवर्नेंस, इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? रोल ऑफ कंपनी एनालिसिस, डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल, प्राइसिंग पावर एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ प्राइसिंग पावर, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर ऑफ कंपनी जैसे कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड डिफरेंशिएशन, SWOT एनालिसिस, हाउ टू अंडरस्टैंड क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस मॉडल ऑफ कंपनी, why it is important to understand the risk to a business, importance of knowing history of credit rating of company and change over time, और ESG फ्रेमवर्क फॉर कंपनी एनालिसिस। इतनी सारी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या है कि इस कोर्स में जितने भी चैप्टर्स हैं सब एक दूसरे से को रिलेटेड हैं, तो किसी चैप्टर को हल्के में नहीं ले सकते। एक चैप्टर अगर अपन ने अच्छे से अगर हर चैप्टर को अगर हम अपन अच्छे से करेंगे, तभी ओवरऑल अपना क्लियरेंस अच्छा हो जाएगा एग्जाम के लिए, और अपना खुद का भी नॉलेज अच्छा हो जाएगा। एक दूसरे से को रिलेटेड है सभी चैप्टर्स, ठीक है। तो रोल ऑफ कंपनी एनालिसिस इन फंडामेंटल रिसर्च, एज मेंशन इन चैप्टर 4, इन्वेस्टिंग इन शेयर्स इन्वॉल्व केयरफुल और थ्रो एनालिसिस ऑफ कंपनी बिजनेस। जब अपन किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहले क्या करते हैं? केयरफुली और थॉरो एनालिसिस ऑफ कंपनी बिजनेस, बिजनेस कंपनी के बिजनेस का अच्छे से स्टडी करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टिंग के टाइम में। However, a company is only a micro unit in industry and in turn in the economy. Their fortune will be driven by external condition including overall macroeconomic factor and industry specific factors, ठीक है। तो कंपनी का जो फॉर्च्यून है वो एक्सटर्नल कंडीशन जैसे मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन जो देश की है, या उस इंडस्ट्री में कितना फैक्टर्स, वो मैक्रो इकोनॉमी कितने, क्या उस पे असर डालता है, वो एक्सटर्नल कंडीशंस भी इंपॉर्टेंट है किसी कंपनी को ग्रो करने के लिए। कई बार अपन ने देखा है कि कुछ कंपनीज खराब करने लगती है जब मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस जो है देश की अच्छी नहीं होती, या कुछ चेंजेस किया जाता है। ऑल्दो देस एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्ट एवरी कंपनी इन इंडस्ट्री, जो एक्सटर्नल फैक्टर है सभी कंपनीज को इफेक्ट करती है। हाउ इन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑल्सो डिपेंड अ लॉट ऑन कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स, ठीक है। तो सभी कंपनी को एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट करती है। हाउ, और एक इंडिविजुअल कंपनी को कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स करती है, ठीक है। एक एनालिस्ट का क्या काम है इसमें, ये देखते हैं। दस, वंस अ एनालिस्ट अंडरस्टैंड हाउ अन इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग एंड हाउ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री इज लाइक टू prosper, they have to find answer to company specific question which include the following, ठीक है। अब एक एनालिस्ट का क्या काम है, एनालिस्ट का क्या काम है इसमें, तो इसके बारे में बात किया गया है। एनालिस्ट क्या देखता है? रिसर्च एनालिस्ट, व्हाट इज द कंपनी बिजनेस, दिस क्वेश्चन ड्राइव अवर डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री, thus analyst should understand this at very beginning। कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है, और कंपनी का यानी कि वो डेफिनेशंस क्या है, ठीक है, यानी कि कौन से कैटेगरी में वो कंपनी आ रही है, ठीक है। व्हाट इज द कंपनीज बिजनेस मॉडल, बिजनेस मॉडल क्या है कंपनी का। डज द कंपनी एंजॉय एन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स, क्या कंपनी कंपटीशन का एडवांटेज है उनके पास, अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा अच्छा कर रही है क्या, ये भी देखना पड़ता है। डज द कंपनी हैव द नेसेसरी कैपेबिलिटी टू एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटी एंड टू विथस्टैंड एनी थ्रेट, ठीक है। इज द कंपनी मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट इनफ टू आइडेंटिफाई एंड एग्जीक्यूट द अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी, जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो अच्छी स्ट्रेटजी आइडेंटिफाई बनाना और उसे
मार्केट में एग्जीक्यूट करना, ये कंपनी के मैनेजमेंट कितनी सफल है उसमें, ये भी देखा जाता है। ठीक है। डज द मैनेजमेंट हैव अ विजन फॉर कंपनीज फ्यूचर एंड आर दे एबल टू प्रोवाइड विजिबिलिटी इनटू एक्सपेक्टेड शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस एंड लॉन्ग टर्म गोल। तो कंपनी के मैनेजमेंट के पास वो विजन है कि नहीं है कि वो शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस भी करे और जो लॉन्ग टर्म गोल्स है उनके वो भी अचीव करे। Does the company have necessary governance structure that the board and management will act best interest of company and its shareholder? कंपनी के पास गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा है, बोर्ड और मैनेजमेंट क्या अच्छे बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं क्या, कंपनीज के लिए और उनके शेयर होल्डर्स के लिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है। एज सच गवर्नेंस स्ट्रक्चर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एंड एग्जीक्यूटेड, जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाया है कंपनी ने वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं टाइमली। तो एक एनालिस्ट का क्या काम रहता है, ये सभी क्वेश्चन जो 8 क्वेश्चंस है इनके आंसर ढूंढना, फाइंड करना। सेवरल फॉलो अप क्वेश्चन में अराइज टू अंडरस्टैंड द कंपनीज इन ग्रेटर डिटेल। Analysts should ensure they go to the depth to find the relevant answer rather than accept superficial answer. Analyst का क्या काम है, डेप्थ में आंसर पता करना कि कंपनी कैसा कर रही है, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर के आंसर मिल गए उनको, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपनी को ये फोकस, यानी कि एक एनालिस्ट का ये फोकस होना चाहिए कि जितने भी ये क्वेश्चंस हैं 1 to 8 इनके डेप्थ आंसर हमको मिले कि नहीं। ठीक है। Although many of question listed above are qualitative in nature, जितने क्वेश्चन लिस्टेड हैं सब क्वालिटेटिव नेचर के हैं। एनालिस्ट शुड ट्राई टू ऑब्टेन नेसेसरी डाटा दैट सस्टेन देयर फाइंडिंग। तो जो आंसर अपने को एक तो खोजना है वो भी डेप्थ में, और सेकंड डेटा भी कलेक्ट करना है। जो आंसर मिल रहे हैं हमको उसके लिए अपने को अच्छे डेटा भी होने चाहिए जिससे हम और अच्छा अपना एनालिसिस कर सके। ठीक है। इक्विटी इन्वेस्टिंग ऑल अबाउट पार्ट ओनरशिप इन अ बिजनेस। इसका क्या मतलब होता है कि जब हम किसी कंपनी के इक्विटी खरीदते हैं तो हम किसी भी बिजनेस में उसकी ओनरशिप लेते हैं। Therefore, it is important to understand the business or business model of company before investing in it. तो अगर हम किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं या किसी के बिजनेस में ओनरशिप ले रहे हैं तो अपने को बिजनेस और बिजनेस मॉडल कंपनी का अच्छे से पता होना चाहिए कि हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और कौन सा बिजनेस मॉडल है उनका। Accordingly, starting point of qualitative research on business has to be question such as। अब अपने पास क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए क्या क्या क्वेश्चंस है यहाँ पे। व्हाट डज कंपनी डू और हाउ डज इट डू। कंपनी कैसे करती है, यानी क्या करती है और कैसे करती है। हु आर द कस्टमर, उनके कस्टमर कौन है। व्हाई डू कस्टमर बाय दोज प्रोडक्ट एंड सर्विस, यानी कि उनके कस्टमर क्यों, कौन है और वो इनसे प्रोडक्ट और सर्विस क्यों ले रहे हैं। हाउ डज द कंपनी सर्व दिस कस्टमर, यानी कि वो कंपनी अपने कस्टमर को कैसी सर्विस दे रही है, कैसी सर्विस दे रही है। जैसे अपन भी, अभी आप लोगों ने सुना होगा कि ओला जो कंपनी है वो कस्टमर सर्विस में पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। बहुत ज्यादा उनका निगेटिव प्रचार हो रहा है। तो अगर वो कस्टमर को सर्विस नहीं दे पा रहे हैं तो उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। Almost all successful fund managers are never tired of repeating this thought that one must invest only in such firm where one understand the business। जो भी फंड मैनेजर होते हैं वो कहाँ बिजनेस करना पसंद करते हैं, जब उन्हें वो बिजनेस समझ में आता है, अंडरस्टैंड द बिजनेस। इन्वेस्ट वहीं करते हैं जहां उनको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। इन द चेकलिस्ट फॉर रिसर्च दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन, डू आई अंडरस्टैंड बिजनेस। यानी कि हमको भी यही चीज सोचना चाहिए, कभी भी अपन इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो अपन आंख मूंद के किसी की भी बोलने से कहीं भी बाइंग कर लेते हैं, लेकिन क्या हमको पता है उनका बिजनेस क्या है। किसी को नहीं पता होता, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता।
तो एक रिसर्च एनालिस्ट का काम ये है कि पहले वो बिजनेस को अंडरस्टैंड करे। एक फंड मैनेजर का यही, एक सक्सेसफुल फंड मैनेजर ऐसे ही होते हैं। नो एनालिस्ट शुड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इफ ही कैन नॉट एड्रेस व्हाट अ कंपनी डज इन लाइन विद प्रिसाइसनेस एंड क्लैरिटी। अगर इनके पास क्लैरिटी नहीं है एक एनालिस्ट के पास उनके क्वेश्चंस की, तो वो उसमें इन्वेस्टमेंट करना नहीं पसंद करते। ठीक है, क्लैरिटी होनी चाहिए बिजनेस की। ओके, देयर आर ओवर 4,000 कंपनी लिस्टेड एंड एक्टिव ऑन इंडियन एक्सचेंज। जो अपने एनएससी बीएससी में 4,000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रैक एंड अंडरस्टैंड ऑल ऑफ देम। सभी को ट्रैक करना और अंडरस्टैंड करना इतना आसान नहीं है। इन्वेस्टर शुड कंसिडर बाइंग शेयर ऑफ few company they understand rather than invest in number of company they don't understand। तो इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, ऐसी कंपनीज के शेयर्स बाय करना चाहिए जिसके बिजनेस उनको समझ में आते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि सभी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर दी जिसकी कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। क्योटिंग वारन बफेट का एक कोट है, वाइड डाइवर्सिफिकेशन ओनली रिक्वायर्ड व्हेन इन्वेस्टर डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग। यानी कि कई लोग डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत लंबा चौड़ा करते हैं, 100 कंपनी 200 500 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखें। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स को उनके बिजनेस ही नहीं पता है। ठीक है, हम अपन भी करते हैं ना डाइवर्सिफाइड, यानी कि 10 कंपनियां के शेयर्स खरीद ले, लेकिन हमको पता ही नहीं है एक भी कंपनी के बिजनेस क्या है। फर्दर each sector has its own unique parameter for evaluation for retail sectors के लिए क्या है, फुटफॉल एंड सेम स्टोर सेल्स आर इंपॉर्टेंट। इसको याद रखिएगा, आता है ये। रिटेल सेक्टर में कैसे पता कर सकते हैं कि अच्छा चल रहा है, कितने फुटफॉल है, फुटफॉल यानी कितने लोग स्टोर में जा रहे हैं। और सेम स्टोर सेल्स यानी कि उस स्टोर में सेल्स कितनी है। बैंकिंग में कैसे पता करते हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम एनआईआई और नेट इंटरेस्ट मार्जिन एनआईएम। ठीक है, टेलीकॉम में एवरेज रेवेन्यू पर यूजर कितना रेवेन्यू एक कंपनी जनरेट कर रही है। और होटल्स में एवरेज रूम टैरिफ। इसको याद रखिएगा, ये हमेशा पूछता है, इसमें से कुछ ना कुछ एक तो आएगा ही आएगा। एनालिस्ट मस्ट पोजेस an in-depth knowledge of the sector while researching companies. Further, each company have its unique way of doing business। सभी कंपनी का एक यूनिक होता है बिजनेस करने का तरीका। The efficiency with which product and service are produced delivered to customer may vary from one business to another and will significantly impact its earning। तो प्रोडक्ट और सर्विस प्रोड्यूस करना और डिलीवर करना हर कंपनी का एक यूनिक वे होता है। हर कंपनी एक अलग तरीके से ही डिलीवर करती है, उसी से उनका जो अर्निंग है वो इंपैक्ट करता है कि कितनी अच्छी सर्विस आप दे पा रहे हैं कि नहीं है। ठीक है, सभी कंपनी के अलग होते हैं। आजकल जियो सिम भी होम डिलीवरी होने लगी। ठीक है, सिम मोबाइल के, तो एक अलग ही वे है सेल करने का और कुछ नहीं। Therefore, it become imperative for analysts to understand the entire business model of the company। It is relevant to quote management guru Dr. Gary Hamel, competition in marketplace is not between product and service, but the business model of the competing companies। देखिए डॉक्टर गैरी हेमल्स का जो है कंपटीशन क्या लिख रहे हैं कि दो प्रोडक्ट और सर्विस के बीच नहीं होता है। ये मार्केट प्लेस में प्रोडक्ट और सर्विस के बीच कंपटीशन नहीं होता, बिजनेस मॉडल जो है कंपनी की उनके बीच में कंपटीशन होता है। अब इसमें लिखा है, थर्ड पॉइंट है, प्राइस पावर एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ दिस पावर। A key factor to look while studying the business of company is its pricing power, as they would help a company maintain or grow its profit margin।
जो एक कंपनी का की फैक्टर होता है स्टडी के लिए, किसी भी बिजनेस को स्टडी करते हैं तो उसकी प्राइसिंग पावर कितनी है, इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, अगर प्राइसिंग पावर अच्छी है तो कंपनी में ग्रोथ भी रहेगी, मेंटेन ग्रोथ इट्स प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, अच्छा मेंटेन कर पाएंगे अपना प्रॉफिट को। प्राइसिंग पावर क्या है? प्राइसिंग पावर रिफर टू अ कंपनी एबिलिटी टू इंडिपेंडेंटली डिटरमाइन एंड चार्ज द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, कंपनी की एबिलिटी है कि वो स्वतंत्र होकर अपने जो प्रोडक्ट या सर्विस दे रही है उनके प्राइस को डिटरमाइन कर सके। कंपनी विथ स्ट्रॉन्ग प्राइस पावर वुड बी एबल टू पास ऑन एनी एस्केलेशन इन इनपुट कॉस्ट टू इट्स कस्टमर। They can also increase their price when demand is strong and thus grow their margin. एक अच्छी कंपनी का क्या होता है कि कभी भी अगर डिमांड बढ़ता है प्रोडक्ट और सर्विस का तो वो अपने प्राइस को इंक्रीज कर सके और अपना ग्रो कर सके मार्जिन में। ठीक है, मोस्ट ऑफन प्राइसिंग पावर इज ड्रिवन बाय इंडस्ट्री फैक्टर दैट अफेक्ट ऑल कंपनी इन द इंडस्ट्री। ठीक है, तो जो प्राइसिंग पावर रहता है वो करता है कंपनीज को अपने जो इंडस्ट्रियल फैक्टर होते हैं उसको अफेक्ट करते हैं। सभी कंपनीज की प्राइसिंग पावर सेम नहीं होती, तो जिसकी पावर ज्यादा अच्छी होती है वो उतना अच्छा मेंटेन कर पाता है। दिस फैक्टर इंक्लूड द कंपटीशन इंटेंसिटी इन इंडस्ट्रीज, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड लेवल ऑफ कमोडिटाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, अब प्राइस पावर कैसे होते हैं? पहले कंपटीशन इंटेंसिटी कितनी है कंपनी की, प्राइस इलास्टिसिटी कितनी है, और लेवल ऑफ कमोडिटाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ये तीन फैक्टर्स कुछ होते हैं जो अफेक्ट करते हैं प्राइसिंग पावर को। However, there are certain company specific factors that position a company differently from its peer. Company's specific factor include its natural leadership position in the industry. ठीक है, कि कंपनी लीडर है क्या उस इंडस्ट्री में, ब्रांड एफिनिटी अमंग कस्टमर एंड इट्स कॉस्ट बेस, कस्टमर के पास उनका ब्रांड वैल्यू कितना है। फॉर इंस्टेंस, फॉर सेवरल पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट स्मॉलर प्लेयर इन इंडस्ट्री प्राइस देयर प्रोडक्ट बेस्ड ऑन प्राइस सेट बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज एज इट इज सीन एज द नेचुरल इंडस्ट्री लीडर। तो जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो जो स्मॉलर प्लेयर होते हैं ना वो रिलायंस इंडस्ट्री का वेट करते हैं कि वो जैसा प्राइस वो लोग रखते हैं उसी के कंपेयर में स्मॉलर इंडस्ट्री अपना प्राइस को ऊपर नीचे करती है। ठीक है, दिस अलाउ RIL to ability to independently price their product. Similarly, a company with strong brand perception and brand loyalty is likely to be able to price their product independently. कोई भी बड़ा ब्रांड जब बन जाता है या ब्रांड की एक लॉयल्टी बन जाती है तो वो भी अब स्वतंत्र अपने प्राइसिंग को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, low cost base help a company to keep their pricing low without having a worry about competitor following suit, as reducing price may not be financially viable for their latter who have higher cost base. Studying this is very critical to understand which industry is likely to do well, which player in industry is likely to outperform. ठीक है, इसकी स्टडी से क्या अपने को समझ में आता है कि कौन सी कंपनी कितना अच्छा कर सकती है और कौन सी कंपनी इंडस्ट्रीज में आउट परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, अब एक होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन ओवर द कॉम्पिटिटर। इन एवरी इंडस्ट्री सम प्लेयर डू बेटर देन अदर। सभी इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि कुछ प्लेयर बहुत अच्छा करते हैं और कुछ प्लेयर बहुत खराब करते हैं। Therefore, an analyst try to understand how a particular company is likely to perform in future. एक एनालिस्ट का क्या काम होता है? अंडरस्टैंड करना कि एक पर्टिकुलर कंपनी फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी। दे नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द कंपनी इज लाइकली टू परफॉर्म vis-a-vis इट्स कॉम्पिटिटर इन इंडस्ट्री। और इनको एनालिस्ट को यह भी अंडरस्टैंड करना रहता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी अपने कॉम्पिटिटर से उस इंडस्ट्रीज में।
The differentiating factor for a company compared to its competitor can be categorized into three areas. Differentiation in product features, competitive pricing driven by operational efficiency and better executions. ठीक है. और पहला होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशंस. तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कैसा होता है इसको अपन डिटेल में पढ़ते हैं. वन वे इच अ कंपनी कैन आउट टू डू इट्स कॉम्पिटिशन बाई incorporation better feature in product that would appeal to its target customer. ठीक है. एक कोई प्रोडक्ट है उसमें इतने फीचर्स रखती है कंपनी कि वो अपने टारगेट ग्रुप तक पहुंच सके. ठीक है. जैसे आज के डेट में मोबाइल फोन जो होता है जिसमें कैमरे डिसाइड करते हैं कि वो कौन से कस्टमर ग्रुप को कौन से प्रोडक्ट बेच सकते हैं. जैसे अच्छा आज के डेट में हर इंसान यही चाहता है कि उसे मोबाइल में कुछ मिले या ना मिले एक अच्छा कैमरा मिलना चाहिए. द डिफरेंशिएशन फीचर कैन बी टर्म ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी एंड इट्स फंक्शंस. दिस वुड हेल्प देम क्रिएट वैल्यू proportion for their customer and is likely to help the company attract more customer than its competitor. जैसे आईफोन है. आईफोन ने अपने फीचर्स और क्वालिटी ऐसी रखी है कि वो कॉम्पिटिटर से एक तो प्राइस भी ज्यादा रखते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदने के लिए लाइन लगते हैं लोग. इन ऑर्डर टू एबल द एग्जीक्यूट दिस स्ट्रेटजी कंपनी शुड हैव स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम. तो आईफोन की जो कंपनी है उनका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो भी बहुत स्ट्रांग है. एंड कल्चरल ऑफ इनोवेशन है ना. नया इनोवेशन वही करते हैं हमेशा. आईफोन ही है जो मोबाइल इंडस्ट्रीज में नया इनोवेशन करती है जैसे सोनी टीवी में करती है. तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ. इन हाई कंपटीशन इंडस्ट्री वेयर मेनी प्लेयर आर कॉन्स्टेंटली इंगेज इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट द लीडरशिप पोजीशन में कीप शिफ्टिंग फ्रॉम वन टू अदर. अब कंपटीशन इंडस्ट्री इतनी हाई है कि हर दिन कोई ना कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करता है. तो क्या होता है कि लीडरशिप पोजीशन कब चेंज होते रहती है. जैसे सैमसंग ने अच्छा अच्छा टैबलेट लॉन्च कर दिया या S24 लॉन्च कर दिया. ठीक है. एआई के साथ. तो कभी सैमसंग टॉप में जाता है कभी आईफोन जाता है. इस टाइप से है. ये चीज बताने की कोशिश कर रहा है. ठीक है. If analysts therefore need to compare the product of company with that its competitor to see if they have offer better features. तो एक एनालिस्ट का क्या काम होता है कि उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को दूसरे कॉम्पिटिटर से चेक करे कि इसमें सही में बेटर फीचर्स हैं कि बस कागजों में है ये. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एनालिस्ट टू लुक एट द डेटा दैट कैन substantiate the advantage and not get carried away for superficial marketing claim. ठीक है. तो ये सब चीजें एक एनालिस्ट देखता है. ठीक है. और उसका क्या क्या करना चाहता है कि जैसे मार्केटिंग क्लेम जो है उसके ऊपर नहीं, वो प्रोडक्ट्स को अच्छे से कंपेयर करे या उसके एडवांटेज को रियल में देखे. मार्केट में तो एडवर्टीजमेंट में तो बहुत सारी चीजें आती हैं लेकिन कई तो फॉल्स भी रहती है. ठीक है. Competitive pricing. Another way of company can compete better with competitor is by pricing their product competitively. If customer perceive product of many companies to be similar in nature, they are likely to prefer product that are priced at lower and compared to those that are priced at higher. However, competing by keeping the price low is sustainable only if company has low cost advantage. Otherwise, competitor would be able to mimic the company strategy and reduce their price as well. However, if company cost is lower than other, then it can sustain the low price advantage as competitor would not be able to sustain a price that is lower than its cost. तो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग क्या होता है कि सैमसंग अगर कोई एक मोबाइल निकाल रहा है जिसकी प्राइस वो 1 लाख रख रहा है, सेम थिंग अगर ओप्पो या वीवो 50,000 में दे रहा है और हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों को और हमको ये समझ में आ रहा है कि ओप्पो भी सिमिलर है, ठीक है, बराबर है दोनों का, तो क्या होगा, एडवांटेज किसको मिलेगा, जो लो कॉस्ट में दे रहा है.
ओप्पो या वीवो को एडवांटेज मिलेगा शॉर्ट टर्म टाइम के लिए। तो यही कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग की बात की जा रही है यहाँ पे, कि लोअर प्राइस देके वो मार्केट शेयर्स को खींच सकता है अपनी तरफ। वही दूसरी तरफ अगर सैमसंग का जो सेल्स है वो भी डाउन हो सकता है, कि भाई हमको जब जो चीज 50,000 में मिल जा रही है उसके लिए हम 1 लाख क्यों देने जाए। ठीक है। प्राइस डिफरेंशिएशन आर इजी टू स्पॉट ऑन इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस हाई कमोडिटाइज प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो कमोडिटीज वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए प्राइस डिफरेंशिएशन निकालना थोड़ा इजी रहता है, जैसे क्रूड ऑयल हो गया। ठीक है, क्रूड ऑयल्स के जो प्रोडक्ट हो गए, या फिर कॉपर से बने प्रोडक्ट हो गए, है ना। However, in other industry, it's difficult. For instance, an analyst were to compare Toyota Camry with Honda Civic. The latter might be expensive, but the former is likely to have more product features. Therefore, the two may not be like for like comparison. अब टोयोटा का कैमरी का कंपैरिजन अपन होंडा सिविक से करेंगे तो एक तो होंडा सिविक सस्ती आती है, टोयोटा कैमरी बहुत महंगी आती है। ठीक है, तो इन दोनों का जो कंपेयर है वो फेयर कंपेरिजन नहीं है। ठीक है, अपने को सेम क्वालिटीज के प्रोडक्ट को ही चेक करना है ना। जैसे टोयोटा कैमरी जो है उसमें ज्यादा फीचर्स हैं, उसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। इन सच केस एनालिस्ट कैन ट्राई आइडेंटिफाई विच प्रोडक्ट ऑफर द एंड यूजर बेटर वैल्यू फॉर मनी। दे कैन बी अचीव थ्रू प्राइमरी रिसर्च बाई एनालाइजिंग परफॉर्मेंस ऑफ सिमिलर मॉडल इन द पास्ट। तो एनालिस्ट का क्या काम होता है, ट्राई एंड आइडेंटिफाई करना कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा कस्टमर को बेटर वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है पैसे में। ठीक है, पैसा वसूल चीज कौन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। एग्जीक्यूशंस, another very critical factor that help a company to better than competition is the company's ability to execute better. Company that manage the communicate better with their customer or execute a better sales strategy through a focus approach can do better than their competitor. तो एक कंपनी जो अपने कस्टमर से अच्छा कम्युनिकेशन बना के रखी है, उनको अच्छी सर्विस दे रही है और उनकी सेल स्ट्रेटजी भी बढ़िया है सेल्स की, तो वो अच्छा कर सकती है बेट कंपेयर टू देयर कॉम्पिटिटर्स। Execution capability can be studied by looking at the past track record of company as well as its management. तो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी क्या कर सकते हैं, उनके पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड से अपन निकाल सकते हैं कि उसकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी कैसी है कंपनी की और उनकी मैनेजमेंट की। ठीक है, पास्ट के रिकॉर्ड्स को देखने से। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्वॉट, ये आता है, इसको याद रखिएगा। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, इसको बोलते हैं स्वॉट, SWOT। ये आता है, इसको याद रखिएगा। External environment constantly change. This change provide new opportunity and the same also create new challenges. When a new opportunity is presented, companies that are well positioned to take advantage of that utilize such opportunity and propose while other miss out. Similarly, when a new challenge or threat emerge, company with strong fundamentals survive such challenge. On the other hand, companies that are vulnerable may perish in the fact of such challenge. Understanding this factor will help an analyst evaluate a company growth potential as well as its risk tolerance. ठीक है, तो ये स्वॉट एनालिसिस की बात की गई है कि इसमें स्ट्रेंथ, ये चारों चीजों को देखा जाता है। ठीक है, कि अब इसका एग्जांपल दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल, कोविड पेंडेमिक क्रिएट मेजर डिस्ट्रीब्यूशन disruptions in business with several business being locked down. There is major threat. क्या हुआ, बहुत सारे बिजनेस में ताले लग गए, तो वो सबसे बड़ा थ्रेट, सबसे बड़ा खतरा था। कंपनी विद वीक फाइनेंशियल पोजीशन आर एक्सट्रीमली वर्निरेबल टू द लॉकडाउन। जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा वीक थी वो कंपनी क्या होगी, उनको सबसे ज्यादा खतरा हुआ।
और कंपनी विथ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन माइट बी एबल टू सर्वाइव द लॉकडाउन। जो कंपनी स्ट्रॉन्ग, जिनकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन थी, वो उनके साथ क्या हुआ, वो सरवाइव कर पाए लॉकडाउन को। तो SWOT एनालिसिस इज द वन पॉपुलर फ्रेमवर्क दैट कैन हेल्प एन एनालिस्ट इवैल्यूएट बिजनेस फंडामेंटल्स। ठीक है, ये जो एनालिसिस है, इससे एनालिस्ट क्या पता करते हैं कि बिजनेस के फंडामेंटल कितने स्ट्रांग है, इवेल्युएट करते हैं बिजनेस फंडामेंटल। तो SWOT इज एक्रोनिम फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। इसको याद रखिएगा। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आर इंटरनल टू द कंपनी। जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो इंटरनल होती है कंपनीज में। अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एक्सटर्नल होती है, इसको भी याद रखिएगा। Analyst can approach SWOT analysis for two sides. Identify the strength and weakness first, and then identify what opportunity they can exploit and what are the threat. तो पहले अपने को SWOT में क्या देखना है, स्ट्रेंथ और वीकनेस। ठीक है, उसके बाद अपने को आइडेंटिफाई करनी है अपॉर्चुनिटी और थ्रेट कितनी है कंपनीज में। अल्टरनेटिव, द एनालिस्ट कैन आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट फर्स्ट and then identify what strength of company will help them exploit the opportunity, while what weakness make the vulnerable to the external. कई बार इसका उल्टा भी करते हैं एनालिस्ट। वो क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को पहले आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद वो लोग स्ट्रेंथ और वीकनेस कंपनी की एक्सप्लॉइट करते हैं। First approach is suitable for company when they are deciding their strategy. However, for a external observer like equity analyst, the second is more suitable. तो equity analyst के लिए second जो है ये वाला, ये ज्यादा important होता है। ये SWOT एनालिसिस आप देखे होंगे, बहुत सारे जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उनके अगर आप रिसर्च को पढ़ेंगे तो आपको SWOT वर्ड जरूर दिखेगा। ठीक है, the second is more further a typical EIC framework, as the analyst study the external condition first, then study the company. The second approach fall more in logic order of thing. ठीक है, तो कोई भी इक्विटी एनालिस्ट है वो एक्सटर्नल थिंग को पहले स्टडी करते हैं, उसके बाद इंटरनल। तो एक्सटर्नल में क्या क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी और वीकनेस। स्ट्रेंथ पहला क्या है, 4 एस्पेक्ट है, तो पहला है स्ट्रेंथ। Strength refer to internal capability of company that allow it to exploit external opportunity and withstand threat. Strength of company include the following. तो स्ट्रेंथ में क्या क्या देखते हैं, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन, हाई वैल्यूएबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी कितनी वैल्यूएबल है, लो कस्टमर कंसंट्रेशन, लो कॉस्ट और हाई मार्जिन, सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट कंपनी और गवर्नमेंट, एंड स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी एंड ट्रैक रिकॉर्ड। ये इतनी स्ट्रेंथ अपन चेक करते हैं एज ए एनालिस्ट। वीकनेस में क्या क्या देखते हैं, वीक फाइनेंशियल पोजीशन, हाई फिक्स कॉस्ट, लो मार्जिन दैट कैन इजिली टर्न निगेटिव इन केस ऑफ स्लो डाउन। अगर लो मार्जिन है तो स्लो डाउन आएगा तो माइनस हो जाएगा। हायर कस्टमर कंसंट्रेशन, significant legal case that distract the company focus or that have potential to cause losses, lack of experience in executing a particular strategy or in operating in particular environment. ठीक है, while identify strength or weakness, analysts should focus on those strength or weakness that are related to the opportunity and threat. ठीक है, तो ये अपन ने देखा स्ट्रेंथ और वीकनेस। अब इसमें एग्जांपल, फॉर एग्जांपल लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन सेल्फ ड्राइविंग कार कैन बी वीकनेस टू अ इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनी if there are catalyst in the industry that is likely to fuel the growth of such car. However, if no such opportunity is likely to exist on foreseeable future, then it may still be a weakness but not the immediate relevance. Similarly, a sequential decline in revenue or profit is not a weakness unless it is likely to make the company lose out of a new business opportunity or make it ineligible for loan or create any other vulnerability. ठीक है, तो जो सेल्फ ड्राइविंग
कार है, उसको क्या बोला जा रहा है कि इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए वो एक वीकनेस है। क्यों? अगर मान लीजिए टेस्ला यहाँ पे वो उस टेक्नोलॉजी की कार को इंडिया में लॉन्च करेंगे, तो बाकी के कार्स की सेल डाउन हो जाएगी ना। ठीक है, इसी के बारे में बात किया गया है यहाँ पे। तो अपॉर्चुनिटी किसके लिए है? वो टेस्ला के लिए है। लेकिन यहाँ पे वीकनेस किसके लिए है? इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के लिए। ठीक है। Although SWOT analysis is very good framework, analysts should be wary that an outsider they may not be able to identify all strength and weakness of company. For instance, no company would be publicly disclose the cloud they have in the government or the strength of their lobby. Similarly, if a company has been intentionally hiding their financial woe through creating accounting, it is not easy for outsider to identify such a fraud. तो कई बार क्या होता है कि कंपनीज कभी नहीं बताती कि हमारा गवर्नमेंट के साथ कितने अपन डिस्क्लोज हैं। ठीक है, या हमारी स्ट्रेंथ कितनी है उनकी लॉबी में। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट है, उससे अगर कंपनी के रिलेशन अच्छे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और सेकंड, जो फिनेंशियल स्टेटमेंट होता है अकाउंटिंग के, उसमें कई कई बार कंपनीज क्या करती है, कुछ चीजों को हाइड करके रखती है। तो उसको भी अपन आइडेंटिफाइड करना इतना आसान नहीं होता। जैसे सत्यम ने किया था, अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारी गड़बड़ी उन्होंने हाइड करके रखी थी। ठीक है। अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी आर क्रिएटेड थ्रू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अपॉर्चुनिटी कम इन myriads way and hence it is difficult to list all of them. However, the following can be indicate list of opportunity. जो अपॉर्चुनिटी होती है वो अचानक से आती है और बहुत सारे रास्ते होते हैं उनके आने के। तो बहुत सारे आप हम अवसर नहीं देख सकते, यानी कि जो कुछ लिस्टेड है, लिस्टेड के अलावा भी बहुत सारे आते हैं अपने पास। Certain event can create opportunity for fast growth. Occasionally, some event occur that create an inflection point in the growth curve of one or more industry. Example, if a new battery technology become available, then it create faster growth opportunity for electric vehicle segments. तो अगर अच्छी बैटरी की टेक्नोलॉजी आएगी तो उससे किसको सबसे ज्यादा ग्रोथ मिलेगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट्स को। Similarly, post-COVID-19, some companies across the globe have shown interest to move their production and procurement outside of China. तो कोविड के बाद क्या हुआ था, जितनी ग्लोबल कंपनी है उन्होंने अपना प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट जो है वो चाइना से बाहर ले जाने का फैसला किया था। तो वो किसके लिए अपॉर्चुनिटी थी? इंडिया के लिए। ठीक है, आउटसाइड ऑफ चाइना के लिए ये सब अपॉर्चुनिटी अपने को मिली थी, अपने देश को सबसे ज्यादा था। New business opportunity may arise on account of technology advancement, change in regulation in such sector. For instance, when Company Act 2013 were implemented, many consulting firms got a opportunity to offer service to implement the provision of new law. Y2K problem create opportunity for Indian IT service provider to offer better maintenance and upgradation service to their client. तो जब कंपनी, इसमें क्या बोला है, न्यू बिजनेस क्या आया कि 2013 में जब कंपनीज एक्ट पास हुआ, तो जो कंसल्टिंग फर्म्स है उनके लिए बहुत सारे ऑफर आए। जैसे अभी जीएसटी भी लागू हुआ, तो जीएसटी लागू होने से सीए और जो जीएसटी के काम करते हैं उनको ज्यादा फायदा मिला। एक Y2 के प्रॉब्लम आया था 2000 में, ईयर 2000। तो उसके कारण इंडियन आईटी सर्विस को मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन के लिए बहुत सारे क्लाइंट्स मिले। तो ये न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है। कंपनी also have get opportunity to expand geographical footprint. Some geographical location may be out of bounds some business either due to strong capital control regulation or poor market opportunities. When this condition change, it present an opportunity to expand its new territory. ठीक है। तो कुछ बिजनेस क्या होते हैं कि एक्सपेंड करते हैं एक देश से दूसरे देश, एक अच्छा मार्केट अगर उनको मिलता है। ठीक है,
तो उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। Adverse market condition can throw opportunity to consolidations. For example, when जेट एयरवेज सस्पेंड हुआ था 2019 में, तो उससे क्या हुआ था, 2019 में जेट एयरवेज बंद हुआ, तो वो दूसरी एयरलाइंस के लिए अवसर था कि अपने मार्केट शेयर्स को बढ़ा सके। Similarly, in recessionary economic condition, low price of share or low interest rate can provide opportunity for a stronger player to acquire other player in industries. तो जब रिसेशन आता है तो शेयर्स के दाम बहुत कम हो जाते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत लो रहता है, तो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के पास क्या क्या अवसर रहते हैं कि वो बड़ी कंपनीज यानी कि अदर्स प्लेयर को एक्वायर कर सके। ठीक है। थ्रेट क्या है? डर। Threats are essential risks that come from external environment. While an analyst assess the threat, it is very important to distinguish threat coming from external environment to risk on account of internal situation. Higher customer concentration is a risk for a company. However, since it is internal to the company, it is weakness, not a threat. ठीक है। Threat also come in threat also come in myriads way. In fact, event that create opportunity for one industry, एक कंपनी के लिए अवसर दूसरी कंपनी के लिए थ्रेट होता है। ठीक है। इकोनॉमिक रिसेशन में कॉज सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन फॉर्च्यून फॉर मैनी बिजनेस। तो इकोनॉमिक रिसेशन जो आता है उससे क्या होता है, बहुत सारे जो बिजनेस है उस उनमें डिक्लाइन होती है। रेगुलेटरी हेडवाइंड कैन क्रिएट थ्रेट। जितने ज्यादा रेगुलेशन गवर्नमेंट चलाती है उतना ज्यादा डर होता है बिजनेस के लिए। जैसे इफ गवर्नमेंट मूव्स बैनिंग सिंगल यूज प्लास्टिक दैट कैन एक्ट एज अ थ्रेट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सच प्रोडक्ट। अगर गवर्नमेंट क्या की थी, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन की, तो उससे क्या हुआ, जो प्लास्टिक बनाने वाली कंपनीज है उनके लिए सबसे बड़ा खतरा था। टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन दैट फेयर वन इंडस्ट्री कैन बी थ्रेट टू अनदर। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बीपीओ इंडस्ट्रीज का जो बिजनेस था उसको खत्म कर दिया। ठीक है। बीपीओ में जो लोग काम करते थे, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो उसके कारण बीपीओ इंडस्ट्री डाउन हुआ। डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्री कैन रिमूव एंट्री बैरियर एंड क्रिएट थ्रेट फॉर इंक्रीज कंपटीशन। जब किसी भी इंडस्ट्री में एंट्री बैरियर्स को कम कर दिया जाता है तो उससे क्या होता है, कंपटीशन हाई होता है, नए नए प्लेयर्स एंट्री लेते हैं। जैसे कि when Reserve Bank of India decide to offer a on-tap license to new banks, it create risk for increased competition for existing bank। तो जब आरबीआई ने डिसाइड किया कि हम नए बैंक्स को लाइसेंस देंगे, तो जो पुराने बैंक्स हैं उनके पास क्या हुआ, एक रिस्क आ गया ना, कि अब नए बैंक्स भी खुलेंगे, टाटा अंबानी सब नए बैंक खोल लेंगे, तो उनके पास कौन जाएगा। ठीक है। तो ये थ्रेट हो गया। SWOT अपन ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है। यहाँ तक कुछ ऐसा कुछ जो समझ में ना आया हो आप लोगों को?